कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 5 जनवरी 2026। पिछले 2 दिनों में देश भर की अदालतों से कई ऐसी खबरें आई हैं जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि गहरे सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल, आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों का मतलब क्या है। आज हमारी चर्चा 3 मुख्य ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, व्यक्तिगत आजादी और यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के बीच का जो तनाव है। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास की जरूरतों के बीच चल रही वो कभी न खत्म होने वाली बहस है ना, जिसे हम अरावली मामले के जरिए समझेंगे। जी। और तीसरा, जो शायद हम सबकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा है, डिजिटल दुनिया में हमारे पहचान, हमारे अधिकार और उनसे जुड़े जो नए नए खतरे हैं। तो चलिए इन मुद्दों की तह तक चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात उस फैसले की जिसका मुझे लगता है पूरे देश को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में फैसला सुनाने वाला है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य लोगों की जो जमानत याचिकाएं हैं उन पर। ये मामला फरवरी 2020 की हिंसा से जुड़ा है और इन सभी पर यूएपीए के तहत आरोप है। और यहीं पर आकर मामला पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, यहीं पर ये मामला सिर्फ जमानत का नहीं रह जाता। ये यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसकी व्याख्या का मामला बन जाता है। अच्छा। इस कानून की एक धारा है 43D5। वो जमानत को बेहद मुश्किल बना देती है। एक मिनट, ये तो जमानत के सामान्य सिद्धांत के दोषी साबित होने तक निर्दोष मानने के बिल्कुल उल्टा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस कानून का सबसे विवादित पहलू है। ये धारा कहती है कि अगर अदालत को पहली नजर में प्राइमा फेसी लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही हो सकते हैं तो जमानत नहीं दी जाएगी। अदालत सबूतों की बहुत गहरी जांच नहीं करेगी, बस ये देखेगी कि पुलिस की कहानी में दम है या नहीं। एग्जैक्टली। और बचाव पक्ष की दलील यही है कि पहली नजर में सही का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि अदालत जांच एजेंसी की हर बात को आंख मूंद कर मान ले। उन्हें भी अपनी दलीलों और सबूतों की गुणवत्ता को साबित करना होगा। तो आज का फैसला सिर्फ इन आरोपियों का भविष्य तय नहीं करेगा। नहीं, ये यूएपीए के मामलों में जमानत की कसौटी कितनी सख्त होगी ये तय करेगा। ये हजारों अन्य विचाराधीन कैदियों के लिए एक नजीर बन सकता है। इसी से जुड़ा एक और मामला है जहां अदालत ने जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिया है। आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं? जी, शराब घोटाले मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू पर पिक एंड चूज का रवैया अपनाने के लिए फटकार लगाई है। हाँ, और ये टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत देते हुए आई है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। पिक एंड चूज का मतलब कि जांच एजेंसियां अपनी मर्जी से कुछ लोगों को निशाना बना रही हैं। बिल्कुल, और कुछ को छोड़ रही हैं। अदालत का ये कहना कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, ये सीधे सीधे जांच की निष्पक्षता पर एक बहुत गंभीर सवाल है। तो एक तरफ यूएपीए जैसे कानून है जो राज्य को बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं, और दूसरी तरफ अदालतें हैं जो इन शक्तियों के इस्तेमाल पर नजर रख रही हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है जिसे हम देख रहे हैं। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस बड़े सवाल से आगे बढ़कर हम अपने साझा प्राकृतिक अधिकारों के सवाल पर आते हैं, और यहाँ केंद्र में है अरावली का मामला। हाँ, और ये मामला भी उतना ही पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और खनन दिशा निर्देशों पर अपने ही एक पुराने आदेश पर रोक लगा दी है और एक नई विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया है। जी, ताकि पिछली सिफारिशों के पर्यावरणीय प्रभावों की ठीक से जांच हो सके। कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति चाहता है। क्या यह एक तरह से कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका का अविश्वास नहीं दिखाता? इसे अविश्वास से ज्यादा सतर्कता कहना बेहतर होगा। यहाँ कंटिन्यूअस मैंडेमस का सिद्धांत काम करता है। अच्छा, वो क्या है? इसका मतलब है कि अदालतें पर्यावरण जैसे लंबे चलने वाले मामलों की दशकों तक निगरानी करती हैं, ताकि सरकारी एजेंसियां जवाबदेह बनी रहें। कोर्ट का यह कदम दिखाता है कि वो पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे पर सिर्फ प्रशासनिक रिपोर्टों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। उसे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय विशेषज्ञों से ठोस डेटा चाहिए। और इसी में एक और पेंच है, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए। हाँ। उसने भी सुप्रीम कोर्ट से अरावली रिज जोन में वन भूमि के रेगुलेटेड इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। ये तो सीधा टकराव लग रहा है। बिल्कुल, यही इस पूरे मामले का सार है। ये पर्यावरण बनाम विकास की क्लासिक लड़ाई है। वे कहेंगे कि अरावली दिल्ली के फेफड़े हैं, उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति और फिर कोर्ट के पाले में है कि वे इस संतुलन को कैसे साधते हैं।
चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां हमारी असली और डिजिटल पहचान के बीच की रेखा तेजी से मिट रही है और यहाँ अदालतों के सामने एकदम नई तरह की चुनौतियां हैं। शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स के मामले से। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रेंजर थिंग्स और स्क्विड गेम जैसे शोज की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। हाँ, और इसमें सबसे खास बात है डायनामिक इंजंक्शन का इस्तेमाल। डायनामिक इंजंक्शन ये क्या होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले क्या होता था कि कोर्ट एक वेबसाइट, मान लीजिए illegalmovies.com को ब्लॉक करने का आदेश देता था। अपराधी चालाक थे, वो तुरंत illegalmovies.net या newillegalmovies.com नाम से नई वेबसाइट बना लेते थे। मतलब ये तो चूहे बिल्ली का खेल हो गया कि आप एक बंद करो वो दूसरी खोल लेंगे। बिल्कुल, लेकिन डायनामिक इंजंक्शन इस खेल को बदल देता है। ये एक ही आदेश के तहत भविष्य में बनने वाली उन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति देता है जो उसी कंटेंट की पायरेसी कर रही हैं। अच्छा, तो कंटेंट क्रिएटर्स को बार बार अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सही पकड़ा। ये दिखाता है कि कानून टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या ये एक तरह की सेंसरशिप को बढ़ावा नहीं दे सकता, जहां बिना नई सुनवाई के धड़ाधड़ वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी जाए? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और अदालतें इस बारे में सतर्क हैं। आमतौर पर ऐसे आदेशों में कुछ सुरक्षा उपाय होते हैं, जैसे ब्लॉक किए गए नए डोमेन की एक सूची अदालत को देनी होती है। लेकिन आपकी बात सही है, शक्ति और उसके दुरुपयोग की संभावना हमेशा साथ साथ चलती है। फिलहाल डिजिटल पायरेसी से लड़ने के लिए इसे एक जरूरी हथियार माना जा रहा है। पायरेसी तो कंटेंट की चोरी है, लेकिन तब क्या हो जब किसी की पहचान ही चोरी होने लगे? दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता NTR जूनियर के पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले सामान की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये पर्सनालिटी राइट्स क्या है? ये कॉपीराइट से एक कदम आगे की बात है। पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है कि किसी भी सेलिब्रिटी के नाम, तस्वीर, आवाज या उनके व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी खास चीज का इस्तेमाल कमर्शियल फायदे के लिए उनकी इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब आप NTR जूनियर की तस्वीर वाली टी-शर्ट या खिलौने उनकी अनुमति के बिना नहीं बेच सकते? बिल्कुल, ये सिर्फ उनके काम की नहीं बल्कि उनकी पूरी पहचान की सुरक्षा है। और ये मामला तो शायद आज की डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की AI से बनी डीप फेक तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है। यहाँ पहचान का सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जो कभी हुआ ही नहीं। ये बेहद गंभीर मामला है। डीप फेक टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मजाक या मनोरंजन का साधन नहीं रही, ये किसी की इज्जत और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का एक शक्तिशाली हथियार बन चुकी है। और शिल्पा शेट्टी तो एक सेलिब्रिटी है, उनके पास कोर्ट जाने के संसाधन है। सोचिए उस आम इंसान के बारे में जिसके साथ ऐसा हो। सही बात है। ये एक ऐसी कानूनी चुनौती है जिसके लिए हमारे मौजूदा कानून शायद पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। ये मामला व्यक्तिगत गरिमा, प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर एक राष्ट्रीय बहस की मांग करता है। वाकई इन तीन मामलों को एक साथ देखें, नेटफ्लिक्स, NTR जूनियर और शिल्पा शेट्टी, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। अदालतें डिजिटल अधिकारों की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अब इन बड़ी कानूनी बहसों से हटकर कुछ उन मामलों पर आते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि कानून आखिर में इंसानों के लिए ही है। हाँ, और इस कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक निर्देश मतलब दिल को छू लेता है। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण मालसा से कहा है कि वो एक बलात्कार पीड़िता को पैरालीगल वॉलंटियर या लोक अदालत सदस्य के रूप में पार्ट टाइम काम देने पर विचार करे। ये तो अद्भुत है। ये सिर्फ मुआवजा देने या अपराधी को सजा देने से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल, ये रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी सुधारक न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित के जीवन को फिर से पटरी पर लाना है। उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास लौटाना है, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाकर सशक्त करना। ये न्याय के मानवीय चेहरे को दिखाता है। लेकिन जब सिस्टम गलती करता है तो उसकी भरपाई कैसे होती है? आगरा का एक मामला सुनकर बहुत दुख होता है। वो 73 वर्षीय व्यक्ति वाला मामला। हाँ, उन्हें बिजली चोरी के एक मामले में 13 साल तक चले मुकदमे के बाद बरी किया गया और पता चला कि उन्हें गलती से आरोपी बनाया गया था। सोचिए, 13 साल एक व्यक्ति की जिंदगी का एक अहम हिस्सा, मतलब 60 से 73 की उम्र अदालतों और पुलिस के चक्कर में बीत गई, और वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो उन्होंने की ही नहीं थी। ये सिर्फ न्याय में देरी नहीं है, ये तो जीवन के साथ अन्याय है। अब वो अपने खोए हुए सालों, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और करने भी चाहिए।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह सिर्फ एक क्लर्क की गलती थी या ये पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। पुलिस की जांच में लापरवाही, फिर सालों तक केस का खींचना, ये सब हमारी न्याय वितरण प्रणाली की धीमी गति को उजागर करता है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ बड़ी और सोचने पर मजबूर करने वाली कानूनी खबरें। दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार आज भी जारी रहेगा। हमने देखा कि कैसे अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर पर्यावरण और डिजिटल दुनिया की नई चुनौतियों तक हर मोर्चे पर जूझ रही हैं। कोर्ट्स प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद। आज की चर्चा एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा डरावना सवाल छोड़ जाती है। हमने डीप फेक की बात की। जब टेक्नोलॉजी किसी का चेहरा, आवाज और पहचान चुराकर कुछ भी बना सकती है, तो सबूत का मतलब क्या रह जाता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी अदालतें और हमारे कानून डीप फेक, सच और असली सच में फर्क करने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।